दुष्ट कारीगर सास के मासूम नन्ही चिड़िया। एक रसोई में आग की लपटें बहुत तेजी से फैली हुई थीं। ये देखकर एक चिड़िया घबरा कर कहती है, मेरी संतोषी को मार डाला, हाय रब्बा मेरी संतोषी को मार डाला, छोड़ूंगी नहीं मैं उस कारीगर खड़ूस सास को, मुझे पुलिस के पास जाकर सब कुछ बताना होगा। ऐसा बोलकर वो चिड़िया पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस से बातें करने लगती है, जहाँ पुलिस उसकी बातें सुनने के बाद कहती है, अल्ला, भला ये कैसे हो सकता है? एक चिड़िया मुझे ये सब कुछ बताने आई है, क्या तुम सच में बोल रही हो? आपको विश्वास नहीं होता तो ये देखिए। ऐसा बोलकर मीठी चिड़िया पुलिस वाले को कुछ दिखाती है, जिससे वो उस पर विश्वास कर लेते हैं। आखिर वो चीज क्या थी और आग की लपटों में कौन जल रहा था और चिड़िया बोल कैसे सकती थी? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हमें कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा, जहाँ मीठी चिड़िया बहुत छोटी थी और संतोषी के साथ सालों से रह रही थी। वो बहुत ही गरीब थे और संतोषी के बस पिता थे, माँ पहले ही गुजर चुकी है। एक शाम संतोषी अपनी मीठी चिड़िया के साथ खेल रही थी और उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो हाथ में नहीं आती है। अरे अरे मीठी, हम उड़ती ही रहोगी या मेरे पास भी आओगी? नहीं नहीं, मुझे तुम्हें ऐसे परेशान करना अच्छा लगता है जब तुम मुझे पकड़ने के लिए और कूदती हो। अच्छा बेटा, ऐसा है, चुपचाप मेरे पास आ जाओ, वरना मुझे गुस्सा होने में 2 मिनट नहीं लगेगा। अरे अरे, गुस्सा क्यों होती हो, आ रही हूँ। ये हुई ना बात। ये सुनकर मीठी संतोषी के हाथ पर आकर बैठ जाती है तो संतोषी बोलती है, मीठी, तुम मुझे परेशान मत किया करो, तुम जानती हो ना तुम्हारे अलावा मेरी कोई अच्छी दोस्त नहीं है। अच्छा ठीक है बाबा, सॉरी, अब से तुम्हारे बिल्कुल पास रहूंगी, तुम्हें बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ूंगी। चलो घर चलते हैं, देखते हैं कौन पहले पहुंचेगा बाबा के पास। ये कहकर दोनों रेस लगाते हुए घर पहुंचते हैं। मीठी चिड़िया रामकिशोर के कंधे पर बैठ जाती है और संतोषी उसके गले लग जाती है। तभी वो बोलता है, अरे मेरे दोनों बच्चे आ गए और दोनों ही एक साथ आए हो। तो बोलना ही मत कि हारा कौन है। ठीक है बाबा। अच्छा संतोषी बेटा, मैंने तेरे लिए सोनू नाम का एक बहुत सुंदर लड़का देखा है, वो बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैंने तेरा रिश्ता उसके साथ जोड़ दिया है। पंडित जी ने 1 हफ्ते के भीतर ही शादी करने के लिए कहा है। सच बाबा, पर मैं आपको और मीठी को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। हाँ हाँ, मैं भी संतोषी के बिना नहीं रह सकती, मैंने उसे वादा किया है कि अब से मैं हमेशा उसके पास रहूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तू किसी को अपने साथ ले जाना। इस तरह कुछ ही दिनों में संतोषी की शादी सोनू से हो जाती है। लड़का अच्छा कमाता था, पर सुमित्रा अपने घर के बाहर बढ़ई का काम करती थी, इसलिए लड़के की माँ सुमित्रा रामकिशोर से दहेज लेती है। शादी के अगले दिन ही सुमित्रा ऊंची आवाज में संतोषी से कहती है, अरे ओ बहू, ये क्या है, कैसा पोछा लगाया तूने, और तेरी चिड़िया रानी पूरे घर में तेरे साथ ही उड़ती क्यों रहती है? इधर से उधर चिड़िया घर बनाकर रख दिया है। वो माँ जी, मैंने अच्छे से लगाया था पोछा, मैं दोबारा लगा देती हूँ। मीठी आपको परेशान नहीं करेगी, वो मेरे साथ रहती है ना, शुरू से उसकी आदत है। आदत है ना तो छुड़वा दे, लत थोड़ी है जो जिंदगी भर के लिए लग चुकी है। अगर इसने कोई काम बिगाड़ा ना तो पिंजरे में बंद करके रख दूंगी। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप ऐसा मत करना प्लीज, मेरी मीठी किसी को परेशान नहीं करती है। वो तो पता ही चल जाएगा, देख सुनते कैसे चीची चीची करने लग गई। ये कहकर सुमित्रा चली जाती है। संतोषी अपनी मीठी चिड़िया को डांट देती है। इसके बावजूद भी जब भी संतोषी बर्तन साफ करती, खाना बनाती या झाड़ू लगाती तो वो हमेशा उसके साथ ही रहती थी। जहाँ जाती थी उसके पीछे पीछे आती थी। वक्त बीतता है, सुमित्रा अपनी बहू को बहुत परेशान करती थी और उसमें दहेज का पैसा बार बार मांगती थी, जो वो 1-2 बार लाकर भी दे देती है। और सुमित्रा बढ़ई का काम कर रही होती थी तो मीठी चिड़िया उसे परेशान करने के लिए उसके इर्द गिर्द मंडरा कर ध्यान भटकाती थी और उसकी लकड़ी के ऊपर अपशिष्ट मल करके चली जाती थी। हे भगवान, इस चिड़िया ने तो मेरी सारी लकड़ियों को खराब कर दिया, अब इसे भी साफ करना पड़ेगा। आज तो मैं इसको पिंजरे में बंद कर ही दूंगी। ऐसा कहकर सुमित्रा नन्ही सी चिड़िया को बंद कर देती है, पर वो जादू ही होती है तो उस पिंजरे से बाहर आकर फिर से उसके सामने मंडराते हुए ची 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 करने लगती है। ऐसे ही एक दिन संतोषी जब खाना बनाकर लाती है तो उसकी सास मुंह बनाकर कहती है,
ये कैसा खाना बनाया है, और इस चिड़िया को तू दहेज में लेकर आ गई है, पर मेरे दहेज के पैसे तुझसे अभी तक नहीं निकले। माँ जी, बाबा ने अपने सारे धन दौलत खेत सब मेरी शादी में लगाकर आपको पहले ही दे दिया है। अब उनके पास कुछ भी नहीं है सिवाय एक खाली झोपड़ी के। पैसे लाकर दे दे, वरना तुझे इस घर से मैं हमेशा के लिए बेघर कर दूंगी। तुझे तेरी चिड़िया, मीठी, कौवा, कबूतर जो भी है ये तेरा। माँ जी, आप ऐसा नहीं कर सकती, मेरी शादी हो गई है, मैं यहीं रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो पैसे लेकर आ, पूरी जिंदगी मैं लकड़ियां काट कर बढ़ई का काम तो नहीं करूंगी। जानती है ना, तेरा पति मेहनत करके शहर में कमा रहा है, तो यहाँ कुछ तो चाहिए होगा ना पैसा मुझे। जी माँ जी। अपनी चिड़िया को अपने पास रख, जब देखो बीच में ची 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 करके बोलती है। ये सुनकर संतोषी अपने कमरे में चली जाती है। तभी मीठी उससे कहती है, तेरी सास तो बहुत चालू और खड़ूस है, पैसों की भूखी लालची औरत। तू रो मत संतोषी। क्या करूं फिर, मैं मीठी जानती है ना, बाबा के पास और पैसे नहीं है, और माँ जी मुझसे पैसे ही मांगती रहती है। लेकिन अब सब खत्म हो चुका। अगर मुझे दहेज के बारे में पता होता तो मैं शादी कभी नहीं करती। तेरी सास तुझे बहुत परेशान कर देती है। ऐसा कर, तू यहाँ से कहीं चली जा, वरना ये तुझे हमेशा दहेज मांगेगी। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब यही मेरा घर है। ऐसे ही अपने सास का अत्याचार संतोषी सहती रहती है और ये सब नन्ही चिड़िया देखती रहती है। एक दिन सास दहेज न लाने पर कहती है, बस बहुत हुआ, इसने मुझे दहेज लाकर नहीं दिया ना, अब चंद पलों में ये मरने वाली है, फिर मैं दूसरी बहू लेकर आऊंगी। अच्छा, इस खूसट बुढ़िया की इतनी हिम्मत, मुझे संतोषी को बताना होगा। मीठी चिड़िया संतोषी के पास जाती ही है। संतोषी रसोई में जैसे ही गैस ऑन करती है तो एक बड़ा सा धमाका हो जाता है, जिसमें संतोषी मर जाती है और रोकर चिड़िया कहती है, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरी संतोषी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, हम लोगों ने वादा किया था। संतोषी, संतोषी, ये सब उसकी खड़ूस सास सुमित्रा ने किया है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं संतोषी को इंसाफ दिलाकर ही रहूंगी। ये कहकर मीठी चिड़िया फौरन उड़ते हुए पुलिस स्टेशन जाती है और दुर्गेश नाम के पुलिस इंस्पेक्टर को कहती है, इंस्पेक्टर साहब, मेरी मदद कीजिए, मेरी संतोषी को उस बुढ़िया ने जान से मार डाला। अरे, मैं यो के देख रहा सू, पुलिस स्टेशन में चिड़िया घुस गई, और ये मैया, ये तो बोलने वाली चिड़िया है। पुलिस स्टेशन में सब कुछ बोलने वाली जादुई चिड़िया को देख रहे थे। तभी परेशान रोती हुई मीठी कहती है, इंस्पेक्टर साहब, ये मजाक का वक्त नहीं है, मेरी जान से प्यारी संतोषी को उसकी सास ने सिलेंडर ब्लास्ट करवा कर मार डाला, आप उसे गिरफ्तार करके मेरी संतोषी को इंसाफ दीजिए। मैं तुम्हारी बातों पर कैसे विश्वास करूं? कोई सबूत भी तो चाहिए ना। मैं जादुई चिड़िया हूँ, मैं आपको सबूत दिखाती हूँ, देखिए। ये कहते ही जादुई चिड़िया की आंखों से एक रोशनी निकलती है, जो दीवार पर सुमित्रा की सारी करतूत को दुर्गेश पुलिस इंस्पेक्टर के सामने रख देती है। अरे, तुम तो बिल्कुल सच कह रही हो, ये तो उस सुमित्रा का ही किया धरा है। कांस्टेबल, गाड़ी निकालो, बुढ़िया को जेल में डालना है। ये कहकर पुलिस सुमित्रा के पास पहुंचती है और उसे हथकड़ी लगा देती है। तभी वो बोलती है, अरे अरे पुलिस जी, आप ये क्या कर रही हैं? आपने मुझे क्यों पकड़ा है? अरे, तेरी काली करतूत हम जानते हैं सुमित्रा। कैसे तूने अपने बहू को सिलेंडर के ब्लास्ट में खाना बनवाने के नाम से मार डाला, और तू फिर से अपने बेटे की शादी करेगी दहेज के लिए? तुझे पता नहीं है दहेज लेना कितना बड़ा जुर्म है। अब उम्र भर जेल में चक्की पीसती रहना। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, जो आपने मेरी बातों पर विश्वास करके मेरी संतोषी को इंसाफ दिलाया। तुम्हारी जैसी नेक दिल वाली चिड़िया भी आजकल बहुत कम होती हैं। उसके लिए शुक्रिया। इस तरह से पुलिस उसे ले जाती है और चिड़िया उड़कर रामकिशोर के पास चली जाती है। गवार बहू की 4 मॉडर्न सौतन। सांझ की बेला बीत चुकी थी, घड़ी में 7 बज रहे थे। तभी चंपा चिल्लाती है, लाजो, आरियो लाजो। अरे मेरी बहरी बहू जिंदा भी है कि निपट गई? चंपा की चिल्लाहट सुनकर रसोई घर से भागती हुई उसकी बहू लाजो उसके पास आकर बोलती है, जी माँ जी, आपने बुलाया? बेड़ा गर्क हो। अरे ये कैसे फीके रंग की साड़ी पहनी हुई है? आज के जमाने में सभी फैशन का जलवा दिखा रहे हैं। बस एक मेरी अतरंगी बेढंगी बहू है जिसका साज श्रृंगार से पाला ही नहीं पड़ा। बस मांग में लंबी चौड़ी लक्ष्मण रेखा खींची रहती है और रोज की तरह ललाट पर लाल बिंदी लगा लेती है।
माँ जी, ये शौक श्रृंगार नई नवेली दुल्हनों पर शोभते हैं। मेरे ब्याह को 5 बरस बीत गए। अब मैं एक बहू और बीवी के साथ एक बेटी की माँ भी हूँ। और आपको तो पता है मुझे शौक श्रृंगार नहीं बल्कि सादगी पसंद है। मेरी मंदबुद्धि बहू, अरे मर्दजात चटोरी लुगाई के जैसा होता है, रसमलाई देखते ही मुंह मारने को दौड़ता है। माँ जी, आप कहना क्या चाहती हैं? सिर्फ इतना ही कि सादगी छोड़कर थोड़ी लाली पाउडर लगा, थोड़ा लटके झटके दिखा, वरना फिर मत कहियो कि माँ जी ने समझाया बुझाया नहीं। भगवान न करे किसी रोज राजीव तेरे सीने पर मूंग दलने के लिए नए जमाने की मॉडर्न सौतन ले आए। एकाएक राजीव खुश मन से घर में दस्तक देता है। माँ, कहाँ हो आप? अरे राजीव बेटा, आज बड़े सवेर दफ्तर से लौट आया। क्या बात है, तेरे चेहरे पर ये किस खुशी की खुमारी दमक रही है? माँ, मेरा ट्रांसफर हो गया है, इसीलिए अब मुझे गांव से दूर शहर में रहकर काम करना होगा। कल सुबह ही निकलना है। राजीव के शहर जाने की खबर से लाजो का चेहरा फीका पड़ जाता है, मगर वह इस बात को राजीव पर जाहिर नहीं करती। लाजो सारी रात अपने पति को निहारती है। इसी बीच बिहान हो जाता है और राजीव शहर के लिए रवाना हो जाता है। ऐसे में सास के ताने बाने बेचारी बहू की विरह को बढ़ाने लगे। माँ जी, शहर से इनकी कोई चिट्ठी आई? चिट्ठी पत्री की तो बात तो बिसार ही दे। नौकरी का बहाना लगाकर मेरा बेटा तेरे गवारपन से उकताकर शहर गया है, तभी तो तेरी और तेरी बेटी की कोई खास खबर नहीं लेता। अब तक तो वह तुझे बिसार कर तेरी किसी मॉडर्न सौतन के साथ रास लीला रचा रहा होगा। ये सुनकर बेचारी बहू की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वह पपक पपक कर रोते हुए बोलती है, माँ जी, राजीव मेरी मांग का सिंदूर ही नहीं बल्कि लाजो के ललाट की लाली है। वह मुझ गवार बहू का गौरव है। मुझे यकीन है वह अपनी बीवी के संग दगाबाजी नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो वह हर महीने पैसे भेजकर पति का फर्ज अदा नहीं करते। अरे मेरी गवार बहू, ये तेरी गलतफहमी है। मेरा बेटा तेरे लिए पैसे नहीं भेजता बल्कि अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल करके मनी ऑर्डर भेजता है। तू मान या ना मान, मेरा मन कह रहा है कि राजीव ने तेरी मॉडर्न सौतन खोज ली है। चंपा की चिकनी चुपड़ी बात से बेचारी गवार बहू के मन में तूफान का सैलाब उफन पड़ता है। वह देर रात बिछौने पर लेटी खुद में बुदबुदाते हुए कहती है, अग्नि के साथ फेरे लेकर राजीव ने मेरी मांग सजाई थी। मैंने खुद को पवित्रता के साथ उन्हें सौंपा था। ऐसा करने से क्या मैं गवार हो गई? क्या सचमुच राजीव ने मेरे लिए शहर में मॉडर्न सौतन ढूंढ ली होगी? वह बेबसी बीवी बदरा की ओर ताकती, फपक फपक कर रोते हुए ऊँघते हुए नींद की गहराइयों में गोते लगाने लगती है। एक दिन, अरियो मेरी गवार बहू, देख तो जरा इतनी सबेर को दरवाजे पर कौन आया है? जी माँ जी। जैसे ही लाजो दरवाजा खोलती है तो सामने उसका पति राजीव अपनी 4 मॉडर्न बीवियों के साथ खड़ा होता है, जिसे देखकर लाजो को अपनी सास की बात सच होती दिखाई देती है और लाजो के शब्द लड़खड़ाने लगते हैं। राजीव, ये शहरी लड़कियां कौन हैं? हेलो सेनोरिटा, हम चारों अपना सेल्फ इंट्रो खुद देते हैं। मैं हूँ रैना, राजीव की फर्स्ट वाइफ। आई एम रीमा, राजीव की सेकेंड वाइफ। हम हैं शनाया और शेफाली, राजीव की लास्ट वाइफ। राजीव, तुम बुद्ध बनकर खड़े क्यों हो? क्या सचमुच ये चारों शहरी मॉडर्न तुम्हारी बीवी है? तुझ गवार को कोई बात एक बार में समझ नहीं आती क्या कि ये चारों मेरी बीवी और तुझ गवार की मॉडर्न सौतन है? मतलब माँ जी सच कह रही थी? इनसे शादी रचते तुम्हें शर्म नहीं आई? एक बार तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया? बंद करो अपने उलूल जुलूल सवाल। तुझ जैसी गवार बीवी के संग रहकर मैं बोर हो चुका था, इसीलिए मैं शहर गया था ताकि कोई मॉडर्न लड़की मिले। और मेरी बुलंद किस्मत तो देख, एक साथ 4 शहरी मॉडर्न लड़कियां मुझ पर मर मिटी। और फिर हम चारों ने राजीव से शादी कर ली। चारों मॉडर्न शहरी सौतन लाजो की आंख के सामने राजीव की बाह पकड़े कमरे की ओर बढ़ते हुए कहती हैं, अरे ओ बहन जी, स्टेचू बनकर सामने खड़ी क्या हो? जाने का रास्ता छोड़ो और सुनो, फटाफट से 4 ब्लैक कॉफी बनाकर हमारे कमरे में ले आओ। सुना नहीं तुमने? मेरी चारों मॉडर्न बीवियों ने कुछ कहा है। अब ये मेलो ड्रामा बंद करो और काम पर लग जाओ। राजीव का बदला रवैया देखकर बेचारी बहू के तलवों की जमीन छिन्न भिन्न हो चुकी है, मगर उसके पास कोई दूजा ठिकाना नहीं था। ऊपर से एक बेटी का बोझ, जाती भी कहाँ पति के साथ, सास का सताव भी बढ़ गया। देख ले मेरी गवार बहू,
तेरी कमी के कारण आज राजीव तेरे लिए शहर से 4-4 मॉडर्न सौतन लाया है। अब तेरे साथ साथ ये मेरे भी सीने पर मूंग दलेंगी। दिन बीतते हैं और बेचारी बहू एक छत के नीचे अपनी 4 मॉडर्न सौतन के साथ रहने को मजबूर हो गई। उसकी शहरी सौतन सारा दिन उसे घर के कामों में उलझाए रखती। वहीं दूसरी तरफ चंपा भी उसका खाना पीना बंद करके उसके पेट पर पाबंदी लगाकर उसकी दर्द को दोगुना कर रही थी। एक रात लाजो अपनी बेटी को गोदी में सुलाते हुए आंसू बहा रही थी। तभी उसे बगल के कमरे में हंसने की आहट आती है। राजीव, क्या कर रही हो? कंट्रोल योरसेल्फ। शेफाली, मैं तुम्हारा पति हूँ, अब मुझसे कैसा शर्माना। ये तो राजीव की आवाज है। वो इतनी रात तक जाग रही है। लाजो अपनी नन्ही बेटी को सुलाकर खुली हुई खिड़की से भीतर झांकने लगती है। तभी वह देखती है कि राजीव की मॉडर्न बीवी शनाया और शेफाली उसकी बाहों में है और रायना रीमा उसके माथे को चूम रही हैं। ये देखकर वह गुस्से से झुंझुलाती हुई अंदर आती है। अयो बहन जी, ये क्या बदतमीजी है? आने से पहले नॉक क्यों नहीं किया? दूर हटो मेरे पति से। मुझे नहीं पता था कि शहर से आई तुम चारों मॉडर्न सौतन इतनी बेशरम हो। इसमें बेशर्मी कैसी? हम चारों राजीव की पत्नी हैं। पत्नी का परिचय तुम मॉडर्न को पता भी है। एक सुहागन सपने में भी अपने सिंदूर को किसी गैर औरत से नहीं बांटती है। शारीरिक संबंध के पीछे पागल हुई बेहुदा औरत हो तुम। लानत है तुम पर। ये सुनकर राजीव गुस्से में लाजो को ताबड़तोड़ तमाचे मारते हुए उसे घसीटकर घर से निकालने लगता है। बस, बहुत बर्दाश्त कर लिया तुझ गवार को, निकल अब। राजीव, ऐसा मत करो। हे भगवान, कुछ करो। काश कि ये सब कुछ एक बुरा सपना होता तो टूट जाता। ऐसा कहते हुए वह गवार बहू आंखें मूंद लेती है और वह खुद को अपने बिछौने पर पाती है जहां रोते हुए उस रात उसकी आंख लग गई थी। मैं अपने बिस्तर पर कैसे? कहीं वो चारों मॉडर्न सौतन मेरे राजीव को शहर तो नहीं ले गई? लाजो झुंझुलाहट के साथ घर के सभी कमरे रसोई रौंदने लगती है। तभी उसे हॉल में बैठा राजीव दिखता है जिसकी गोद में उसकी बेटी थी और बगल में उसकी सास चंपा बैठी थी। लाजो समझ जाती है कि वह सब कुछ महज बुरा सपना था। अरे देख बहू, राजीव तेरे लिए शहर से कितने सारे तोहफे लाया है। ये साड़ियाँ, चूड़ियाँ, बालियाँ। क्या हुआ लाजो, तुम्हारे चेहरे की रंगत क्यों उड़ी हुई है? वैसे माँ, अब मैं शहर नहीं लौटूंगा। अपने बाल परिवार के बीच इसी गांव में रहकर कमाऊंगा, ताकि आप लाजो और मेरी बिटिया मेरे नजर के साझे तो रहेंगे। ये सुनकर बहू का चेहरा खुशी से खिल उठता है और लाजो भागकर अपने पति के गले लग जाती है और लाजो के मन से अपने पति के बदलने का मलाल सदा के लिए खत्म हो जाता है। साथियों, क्या आपको कभी सपने में अपने किसी करीबी के दूर जाने का अनुभव हुआ है? 3 अमीर और 2 गरीब बहू की पहली रसोई। प्रतापगढ़ में रहने वाली सुषमा के 5 बेटे थे। सुषमा ने अपने 5 को खूब पढ़ाया लिखाया था। एक सुबह जब सुषमा कहती है, यही सही समय है, मेरे 5 पांडव एक साथ मेज पर जुटे हुए हैं, इससे सुनहरा मौका फिर नहीं मिलने वाला। ऐसा सोचते हुए सुषमा अपने 5 बेटों के सामने शादी का प्रस्ताव छेड़ती है। मेरे 5 पांडव, मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। माँ, अभी नहीं, दफ्तर के लिए देरी हो रही है। अरे ये भाग दौड़ भरी जिंदगी तो सारी उम्र भी पीछा नहीं छोड़ेगी, मगर मुझ बुढ़िया की उम्र की सीमा है। 25 का पड़ाव पार कर चुके हो तुम 5, यही सही उम्र है शादी करने की। नकुल और सुजीत और राजीव के लिए शहर से रिश्ता आया था। मुझे तीनों लड़कियां जच गईं, इसलिए मैंने लगे हाथ हाँ कर दी। बस तुम दोनों को कल मेरे साथ चलना है। पंडित जी ने बड़ी ही गुणी लड़कियों का ये रिश्ता बताया है। अगर बात बन गई तो मेरे 5 बेटों के सर पर एक साथ सेहरा सजेगा। अगले दिन सुषमा अपने दोनों बेटों के साथ दीना के घर पहुंचने की तैयारी करती है। दूसरी तरफ दीना भी अपनी बेटी आशा और जानवी से कहता है, आशा, जानवी, ये लो बेटी, जल्दी से ये साड़ी पहन लो। आशा बेटी, तू ये नारंगी रंग की साड़ी पहनना, तुझ पर बहुत फबता है। और जानवी बेटी, तू ये कत्थई रंग की पहनना, तेरे दूधिया शरीर पर ये खूब खिलेगा। और सुन बेटी, मेहमानों के लिए पूरी पकवान का जुगाड़ किए देना। जी बाबूजी, आप बेफिक्र रहिए। थोड़ी ही देर में सुषमा अपने तीनों बेटों के साथ गरीब दीना के घर पहुंचती है। बिराजिए बहन जी, इस गरीब की कुटिया में आपका स्वागत है। आशा, जानवी, जल्दी से चाय पानी का बंदोबस्त करो बिटिया। रसोई घर से आ रही पकवानों की खुशबू सांझ दौर से सुषमा के पास आ पहुंचती है। तभी दोनों बहनें भी चाय, नाश्ता और पकवान लिए आती हैं। अरे बेटी, पहुना के आगे पकवान परोसो। जी बाबूजी।
कुछ देर बाद, अरे बहन जी, कचौड़ी तो आपने चखी ही नहीं। बस बस भाई साहब, आपकी दोनों बेटियों के हाथ में साक्षात माँ अन्नपूर्णा का बसेरा है। खाना बहुत ही बढ़िया था। सच कहा है पुरनियों ने, ऊपर वाला गरीब के घर धन की घटी देता है तो उनकी बेटियों में गुड़ रज रज कर देता है। मुझे आपकी दोनों बेटी पसंद है। ये रिश्ता तय चाहिए। ईश्वर की दया से घर में धन धान्य की कोई घटी नहीं है। अनाज की बारियां भी भरी पूरी हैं। बस घर की बागडोर संभालने वाली बहू आ जाए। आपकी बेटियों से बेहतर बहू मेरे घर के लिए कोई नहीं होगी। ये तो आपका बड़प्पन है बहन जी। कुछ दिनों के अंतराल के बाद सुषमा के घर 3 अमीर और 2 गरीब बहू के ब्याह के साथ आखिरकार 5 बहुओं के पांव पड़ते हैं। मेरी गृह लक्ष्मियों, इस कलश को गिराकर भीतर आ जाओ। जी माँ जी। शादी की भाग दौड़ में थक गई होगी, जाओ आराम करो, क्योंकि कल तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है। सूरज के पांव फटने के साथ दोनों गरीब बहू जागकर घर का कामकाज निपटा लेती हैं। तभी तीनों बहुएं भी नहा धोकर नीचे आकर कतार में खड़ी हो जाती हैं। मेरी तीनों बहू, ये तुम्हारा ससुराल है, स्कूल नहीं। पहले ही दिन देर सवेर से उठोगी तो कैसे बात बनेगी। खैर छोड़ो, आज तुम पांचों की पहली रसोई की रस्म है, इसलिए तुम पांचों को एक एक तरह के पकवान के साथ खाना बनाना है और मीठे में खीर बनाना है। पहली रसोई की बात सुनकर तीनों अमीर बहुओं का चेहरा पीला पड़ जाता है और वो आपस में बुदबुदाती हुई बात करने लगती हैं। आम्या, गौरजा, ये पहली रसोई कौन से पंछी का नाम है? अरे मैंने मेन के मुंह से सुना था, पहली रसोई में नई नवेली बहू को 36-56 भोग बनाने होते हैं, मगर हम तीनों को तो 2 मिनट की मैगी बनाना भी नहीं आता। जस्ट चिल लेडीज, आई हैव अ वन सोल्यूशन। हम खाना पकाएंगे नहीं बल्कि मंगाएंगे। जब जोमेटो है साथ, पैसा है पास, तो कर लेंगे कंप्लीट हर एक टास्क। इस तरह तीनों बहू अपनी अमीरी के बलबूते पर जोमेटो से ऑनलाइन अलग अलग तौर की वैरायटी का खाना ऑर्डर करती हैं। वहीं दूसरी तरफ दोनों गरीब बहू बड़े लगन से पहली रसोई की रीत को पूरा करने में जी जान से जुटी होती हैं। जी, मैंने मीठे में खीर बनाई है और खाने में छोले पूरी। आशा, मैंने मीठे में हलवा बनाया और माँ जी के मनपसंद कोफ्ता और कढ़ी भी बनाया है, बस चावल में तड़का लगाना बाकी है। फिर एक साथ सभी को मेज पर खाना परोसेंगे। कुछ ही मिनटों में तीनों बहू का ऑर्डर किया हुआ खाना आता है। तीनों बड़ी ही सफाई से खाना ले आती हैं। तभी दोनों बहू पहली रसोई में बनाया हुआ खाना टेबल पर परोसती हैं। अरे बहू, खाने की खुशबू तो बड़ी ही लाजवाब आ रही है, जरा जल्दी से परोस दे, सब्र की पाती साथ छोड़ रही है। ये लीजिए माँ जी, सब कुछ आपकी पसंद का बनाया है, शुरू कीजिए। सुषमा ने खाने का पहला कौर उठाया ही था कि उसकी तीनों बहू से रोकती हुई कहती हैं, रुक जाइए सासू माँ, सबसे पहले आप अपनी 3 बहू के हाथों का खाना चख कर देखिए। मगर तुम तीनों किस लापता गंज में गायब थी? रसोई घर में तुमने लात भी नहीं धरी, तो ये खाना कैसे बना? माँ जी, माना कि हमने रसोई घर का रुख नहीं किया, मगर रस्म तो हमने पूरी कर ही दी। माँ जी, ये घर का घास फूस तो साल के 365 दिन खाना है, इसलिए आज हमारा मंगाया महंगा खाना खाइए। इस तरह सुषमा की तीनों अमीर बहुएं बारी बारी से अमीरी का घमंड झाड़ते हुए उनके बीच खाना परोसती हैं। उसी दौरान दोनों गरीब बहू भी अपने हाथों का खाना परोसती हैं। तभी सुषमा बड़ा बेटा आनंद, जानवी और आशा के बनाए खाने का कौर खाकर कहता है, ओए होए, मजा ही आ गया माँ, क्या लाजवाब खाना बनाया है आशा और जानवी ने, आप खाकर देखिए। ऐसा क्या, वैसे खाने की खुशबू तो मुझे कब से अपनी ओर खींच रही है। सुषमा अपने 5 बेटों के साथ गरीब बहुओं का बनाया खाना खाते हुए उनकी सराहना करती है, जिसे देखकर अमीर बहुएं कुड़ते हुए कुड़कुड़ाने लगती हैं। सचमुच बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। आप दोनों ने तो हलवाई को पछाड़ दिया। माँ जी, हमने पूरे 50,000 का खाना मंगवाया था, आपने उसे चखा तक नहीं। बहू रानी, तुम्हारा खाना 10,000 का भी होता ना तो भी घर के खाने के दाने की बराबरी नहीं करेगा। बेहतर यही है कि तुम तीनों आशा और जानवी से सीख लो। ये बहू अपनी सास की ओर से पहली रसोई का शगुन स्वीकार करो। अपने सामने गरीब बहुओं की बड़ाई सुनकर तीनों बहू तिलमिलाती हुई कहती हैं, इनकी बड़ाई सुनकर मेरे कानों से खून निकल रहा है। अरे कहाँ हम तीनों की तारीफ होनी थी, वहीं हमारे सामने इन कल की आई गरीब बहुओं ने तारीफ बटोर लिया। फिर उसी शाम जब दोनों गरीब बहू रसोई घर में खाना बना रही होती हैं, तभी तीनों बहू खिड़की पर खड़ी ताका झांकी करती हैं। आशा, बाकी का खाना तैयार है, बस दाल में नमक डाल देना, मैं खाने की मेज साफ करती हूँ। आम्या, जाओ। ओके गाइस। हरी सुनो, तुम्हें जेठानी जी बुला रही हैं। आशा के बाहर निकलते ही आम्या दाल में बेहिसाब नमक डालकर टेबल पर जाकर बैठ जाती है, जिसके बाद गरीब बहू खाना परोसती है। अब मजा आएगा, ये दाल बवाल का काम करेगा। जैसे ही माँ जी बेहिसाब नमक से भरी दाल खाएंगे, उनकी जुबान से जहर निकलेगा।
कुछ देर बाद, अरे वाह बहू, दाल तो बड़ा ही दमदार बनाया है, मन खुश कर दिया। शुक्रिया माँ जी। ये देखकर तीनों बहू एक दूसरे का मुंह ताकने लगती है और रसोई में आती हैं। आप तीनों यही सोच रही हैं ना कि आपकी चाल फीकी क्यों पड़ी? मैंने आपको दाल में नमक डालते देखा था। हम ये जानना चाहती हैं कि कौन सी निंजा टेक्निक से तुमने दाल को बेमिसाल में बना दिया। तड़के से हमने दाल में टमाटर प्याज का तड़का लगाया जिससे नमक बराबर हो गया। गौरजा, आम्या, रुबीना, तुम तीनों ने अपनी अमीरी के घमंड में आकर आशा और जानवी के साथ जो किया वो बहुत गलत किया। तुम अपनी अमीरी में इतना नीचे गिर सकती हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। हमें माफ कर दीजिए सासू माँ और जेठानी जी, हमने बहुत गलत किया। कोई बात नहीं, आपने जो किया उसके लिए आप तीनों बहुत शर्मिंदा हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आप तीनों चाहें तो हम आपको खाना बनाना सिखा सकते हैं। हम तीनों अपने किए पर शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर दो। इस तरह अमीर गरीब बहू के बीच सम्मति का गढ़ स्थापित हो जाता है और दोनों गरीब बहू की बदौलत तीनों बहू खाना बनाना सीख लेती हैं, जिसे देखकर अंत में सुषमा कहती है, आखिरकार सुषमा की बेढंगी बहुओं में संजीव कपूर की आत्मा सवार हो ही गई। रुचिका की अभी अभी नई शादी होती है। शादी के बाद उसकी सास उसका गृह प्रवेश कराती है। अरे माँ जी, और कितना समय लगेगा? कब से मैंने इतने भारी भारी कपड़े और इतने गहने पहने हुए हैं, ये सब जल्दी कर लीजिए प्लीज। सरला को अपनी नई बहू रुचिका का व्यवहार बहुत अजीब लगता है और वो अपने मन ही मन कहती है, ओहो, आजकल की ये नई मॉडल बहू, इनसे तो बस मॉडलिंग करा लो, लेकिन इनसे सुहागन का जोड़ा पहना नहीं जाता। अरे माँ जी, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? अरे कुछ नहीं बहू, चल अंदर आ जा, अभी तो कुछ रस्में और रह गई हैं, उन्हें भी पूरा कर लियो। ओफो, अभी और रस्म रह गई हैं, मैं तो शादी के जोड़े में पागल हो जाऊंगी। सरला के सभी मेहमान उसकी बहू रुचिका को देखकर हंस रहे होते हैं, जिसके बाद सरला जल्दी जल्दी सभी रस्में पूरी करवा लेती है और उसके बाद रुचिका को अपने बेटे चिराग के कमरे में ले जाती है और उससे कहती है, देख बहू, आज से यही तेरा कमरा है, तू यहीं सोएगी, अब तू आराम कर, मैं चलती हूँ। हाँ हाँ माँ जी, मैं तो कब से इंतजार कर रही थी कि आप जाएं और मैं ये शादी का जोड़ा उतारूं, मुझे इसमें बहुत गर्मी लग रही है। ये सुनकर सरला चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और अपने कमरे में जाकर खुद से कहती है, हे भगवान, क्या होगा इन आजकल की बहुओं का। खैर छोड़ो, मैं भी आराम कर लेती हूँ, शादी के चलते थोड़ा भी आराम करने को नहीं मिला। सरला इतनी थकी हुई थी कि वो अपने 16 श्रृंगार में ही सो जाती है। जैसे ही सवेरा होता है वो उठती है और नहा धोकर दोबारा से 16 श्रृंगार करती है। वहीं दूसरी तरफ सरला की बहू रुचिका अभी तक सो रही थी। ओहो, मुझे लगता है बहू अभी तक सोकर भी नहीं उठी है, मुझे ही उसे जगाना होगा। ऐसा कहकर सरला अपनी बहू रुचिका के कमरे के बाहर जाकर उसका दरवाजा खटखटाने लगती है। अरे बहू, ओ बहू, अरे जल्दी से उठ जा, कितनी देर हो गई है, तू अभी तक सो रही है। तभी रुचिका नींद से जागती है और कहती है, अरे यार, मैं तो भूल ही गई थी कि मैं अपने ससुराल में हूँ और मुझे जल्दी उठना होगा। तभी रुचिका जोर से आवाज लगाती है, आई माँ जी। रुचिका की आवाज सुनकर सरला चुपचाप वहाँ से चली जाती है। कुछ देर में रुचिका तैयार होकर अपनी सास सरला के पास आती है और उनसे कहती है, ओहो माँ जी, आप इतनी सज धज कर कहाँ जा रही हो? अरे बहू, मैं तो कहीं नहीं जा रही, लेकिन तू ये बता, कल ही तेरी शादी हुई है और आज तू बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई। अरे शादीशुदा औरतें पूरा 16 श्रृंगार करती हैं ताकि उनके पति की लंबी उम्र बनी रहे। अरे माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? भला 16 श्रृंगार करके मैं किसी काम को कर पाऊंगी? मैं तो एक ही दिन में बेहोश हो जाऊंगी। अरे नहीं बहू, तू अभी जा और पूरा 16 श्रृंगार करके आ, तभी तू अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी कर पाएगी। अपनी सास की बात मानकर रुचिका अपने कमरे में जाती है और पूरा 16 श्रृंगार करके आती है, जिसके बाद वो रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। खाना बनाते हुए उसे बहुत पसीने आते हैं और वो बहुत परेशान होने लगती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? एक तो रसोई में इतनी गर्मी और ऊपर से मुझे मेरी सास ने मेरा 16 श्रृंगार करवा दिया। इतने सारे गहने पहनने के बाद तो मुझसे बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा। रुचिका रसोई में ही अपने गहने उतार कर रख देती है, जिसके बाद वो रसोई में खाना बनाने लगती है।
कुछ ही देर में सरला रसोई में आती है और अपनी बहू के उतरे हुए गहनों को देखकर उससे कहती है, अरे बहू, ये सब तूने क्या किया? तूने सारे गहने उतार दिए। अरे मैंने तुझे पहले ही समझाया था कि अपना 16 श्रृंगार पूरा करके रखा कर। और तेरी अभी नई नई शादी हुई है, तुझे तो बिना चूड़ियों के रहना भी नहीं चाहिए। लेकिन माँ जी, इतने गहने पहनकर और ये चूड़ियां पहनकर मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। ऊपर से इनकी आवाज ने मेरे सर में दर्द कर दिया है। गहनों की आवाज से किसके सर में दर्द होता है? बहाने मत कर, अब चुपचाप अपने सारे गहने पहन ले। रुचिका को न चाहते हुए भी दोबारा से सारे गहने पहनने पड़ते हैं और वो अपने मन ही मन सोचती है, हे भगवान, ये सब कब तक चलता रहेगा? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ऐसे ही हर रोज बीतने लगता है और सरला रुचिका से जबरदस्ती उसका 16 श्रृंगार पूरा करवाती है। लेकिन धीरे धीरे रुचिका भी पूरी तरह ढीठ बन जाती है और वो अपनी सास सरला की बातों को अनसुना कर देती है और बिना गहने और बिना मेकअप के रहने लगती है। एक दिन सरला की दोस्त सावित्री उससे मिलने आती है। अरे सरला, तेरी बहू कहाँ है? शादी के बाद तो मैंने उन्हें एक बार भी नहीं देखा। जरा बुलाओ तो सही, कैसी है? रुचिका सावित्री के सामने आती है और उसे देखकर कहती है, अरे अरे, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? तेरी बहू ने जरा भी मेकअप नहीं कर रखा और ना तो हाथों में चूड़ियां हैं और ना ही पैरों में पजेब। अरे ये सुहागनों की तरह क्यों नहीं दिख रही? अरे सावित्री बहन, अब क्या बताऊं तुम्हें, मेरी बहू तो पूरी मॉडल है। इसे जितना समझाओ उतना कम समझ आता है। अब तो मैंने कहना ही बंद कर दिया है। सावित्री अपनी दोस्त सरला से कुछ देर बात करती है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सरला अपने कमरे से एक लाल कलर की बनारसी साड़ी और कुछ गहने लेकर रुचिका के कमरे में जाती है और उसे देते हुए कहती है, अरे बहू, कल करवा चौथ का व्रत है। कल तू ये साड़ी और गहने पहन लियो और सुन, कल तो कम से कम पूरा 16 श्रृंगार कर लियो। अरे माँ जी, ये 16 श्रृंगार करने का ढोंग मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। रुचिका की ये बात सुनकर सरला चुप हो जाती है और वापस अपने कमरे में चली जाती है। रात को चिराग को आने में देरी हो जाती है। अरे माँ जी, चिराग जी अभी तक आए नहीं। मैंने कितनी बार उन्हें कॉल किया, उनका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। चिंता मत कर बहू, आता ही होगा, शायद किसी मीटिंग में फंस गया होगा। तभी रुचिका के फोन पर एक फोन आता है। देखिए, आपके पति चिराग का एक्सीडेंट हो गया है, वो CRM हॉस्पिटल में एडमिट है, तुरंत हॉस्पिटल आ जाइए। ये सुनते ही रुचिका के हाथ से फोन नीचे गिर जाता है और वो रोते हुए अपनी सास को सब कुछ बताती है। दोनों सास बहू रोते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद एक डॉक्टर उन दोनों के पास आता है और कहता है, देखिए, हमने इलाज करना शुरू कर दिया है, लेकिन पेशेंट के बचने के कोई चांस नहीं है। हम फिर भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे। ये सुनकर दोनों सास बहू रोने लगती हैं। रात से सुबह हो जाती है, लेकिन उन्हीं के पास अभी तक कोई अच्छी खबर नहीं आती। तभी रुचिका अपनी सास से कहती है, माँ जी, आप सही कहती थी, मुझे थोड़ा श्रृंगार करके रहना चाहिए था। आज कहीं ना कहीं इस सब की वजह मैं ही हूँ। आज करवा चौथ का व्रत है, आज मैं पूरे 16 श्रृंगार करके अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करूंगी। आप यहाँ चिराग जी के पास रुकिए, मैं पूजा के लिए घर जा रही हूँ, मुझे करवा चौथ की तैयारी भी करनी है। ऐसा कहकर रुचिका घर चली जाती है और पूरे दिन भूखा रहकर शाम को करवा चौथ की पूजा करती है और घर में प्रसाद बनाकर रात को चांद के आने का इंतजार करती है। रात के 9 बज जाते हैं, जिसके बाद चांद निकलता है। रुचिका रोते हुए चांद की पूजा करती है। हे चांद देवता, आज के बाद मैं कभी भी इस तरह नहीं रहूंगी और हमेशा 16 श्रृंगार करके रहूंगी, लेकिन आप चिराग जी को कुछ मत होने दीजिए, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। रुचिका ये कह ही रही होती है कि तभी उसके सामने उसका पति चिराग आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर उसको बहुत खुशी होती है और उसे गले से लगा लेती है। अपनी पत्नी रुचिका को 16 श्रृंगार में देखकर चिराग भी बहुत खुश होता है और कहता है, अरे तुम रो क्यों रही हो, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, 16 श्रृंगार तुम्हारे ऊपर जच रहा है। चिराग की ये बात सुनकर रुचिका हंसने लगती है। उस दिन के बाद से रुचिका अपनी सास के साथ साथ अपना पूरा 16 श्रृंगार करके रखती है। गांव की बहू वर्सेस शहर की बहू के संस्कार। कौशल्या पूजा की थाली लेकर घर को लौट आती है, जिसके बाद वो अपने पति और अपने दोनों बेटों को प्रसाद देने लगती है। तभी कौशल्या कहती है, अरे गुंजन, प्रीति अभी तक सो रही है क्या?
उससे बोलो सुबह हो गई है, जल्दी से उठ जाए। अरे माँ जी, आप तो जानती हो प्रीति को, हम कितना भी जगाने की कोशिश कर लें वह 11 बजे से पहले सोकर नहीं उठेगी। अरे बहू, आज घर में हवन है और सबका नहा धोकर तैयार होना बहुत जरूरी है। पूजा के वक्त अगर वह सोकर उठेगी तो पूजा खराब हो जाएगी। आप कहती हो तो मैं एक बार जाकर उसे उठाने की कोशिश करती हूँ। ऐसा कहकर गुंजन प्रीति के कमरे में जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। अरे प्रीति, उठो। प्रीति देखो, आज हवन है। कल ही हमने तुम्हें समझाया था कि सुबह जल्दी उठ जाना और नहा धोकर तैयार हो जाना, लेकिन तुम हो कि अभी तक सो रही हो। माँ जी बहुत गुस्से में है, उठ जाओ। अरे अरे, जाओ यहाँ से, जब देखो मेरी नींद खराब करती रहती हो। और कोई काम नहीं है क्या आपको? माँ जी से बोलो मैं पूजा में नहीं आने वाली। प्रीति की बात सुनकर गुंजन चुपचाप कमरे से बाहर निकल आती है और अपने मन ही मन सोचती है, हे भगवान, मेहमान आने वाले हैं और प्रीति तो अभी तक सो रही है। मगर माँ जी इसे ऐसे देखेंगी तो पता नहीं क्या क्या कहेंगी। एक काम करती हूँ, मैं जाकर हवन की तैयारियां कर लेती हूँ। गुंजन प्रीति की जेठानी होती है और वो बहुत संस्कारी होती है। वहीं दूसरी तरफ प्रीति शहर से शादी करके गांव में आई होती है। उसके इतने नखरे होते हैं कि सभी लोग उसकी हरकतों से परेशान होते हैं। कुछ ही देर में गुंजन हवन की सारी तैयारियां करके सबको बुला लेती है। देखते ही देखते मेहमान भी आने लगते हैं, जिसके बाद गुंजन एक एक करके सबके पैर छूने लगती है। आप सभी का स्वागत है, आइए, हवन बस शुरू ही होने वाला है। ऐसा कहकर गुंजन सबके पैर छूने लगती है। अरे बहू, जुग जुग जी और सदा सुहागन रहो। भगवान तुम्हारे जैसी संस्कारी बहू हर किसी को मिले। तभी वहाँ प्रीति अपने शरीर पर केवल टॉवल लपेटकर सबके सामने ऐसे ही पहुँच जाती है। अरे वाह, मेहमान तो आ भी गए। दरअसल मेरे कपड़े इस्त्री नहीं थे, इसलिए ये पहनना पड़ा। प्रीति, ये सब क्या है? तुम ऐसे ही सबके सामने आ गई, तुम्हारे अंदर थोड़ी भी शर्म नहीं है क्या? अरे इसकी माँ ने कुछ सिखाया होगा तभी तो शर्म आएगी। हे भगवान, ये शहर की लड़कियां, इन्हें तो जरा भी शर्म नहीं है। अरे कम से कम आज के दिन तो थोड़ी सी शर्म कर लेती। यूं ही उठकर सबके सामने टावल में आ गई। पता नहीं कैसे संस्कार है इसके। क्या बोल रही है बुढ़िया? अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में बोलने की? मेरी माँ जैसी भी है बहुत अच्छी है, तुम्हारी तरह ढोकलेबाजी नहीं करती हैं। हाँ हाँ, तभी तो तुम्हारी माँ के संस्कार तुम्हारे अंदर झलक रहे हैं। सबकी बातें ऐसी सुनकर प्रीति गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद वो स्कर्ट और टॉप पहनकर बाहर आती है। उसे इस तरह देखकर सभी लोग अपना मुंह बना लेते हैं। तभी राघव उसके पास जाता है और उससे कहता है, प्रीति, ये सब क्या है? पहले टॉवल और अब ये, जाओ इसे जल्दी से बदलकर एक अच्छी सी साड़ी पहन कर आओ। अरे अरे, मुझसे शादी करने से पहले ये सब नहीं सोचा था, तो अब क्यों सोच रहे हो? तब भी तो मैं तुम्हें पसंद थी, आज क्या दिक्कत है? अब तक तुम मेरी गर्लफ्रेंड थी, तुम अपनी जिंदगी जी रही थी, लेकिन आज तुम मेरी पत्नी हो। अरे तुम्हें मेरी इज्जत का तो ख्याल होना चाहिए। प्रीति सबके सामने कई सारे ड्रामे दिखाती है, जिसके बाद कई सारे लोग हवन में से प्रीति के इस बर्ताव को देखकर चले जाते हैं। सत्यानाश जाए इसका। अरे इस लड़की को तो जरा भी हमारी इज्जत का ख्याल नहीं है। इससे अच्छा तो कि मेरा बेटा कुंवारा ही मर जाता। घर के सभी लोग प्रीति से बहुत नाराज होते हैं। वहीं दूसरी तरफ गुंजन हवन के संपन्न होने के बाद सबको प्रसाद बांटती है। माँ जी, प्रीति को माफ कर दीजिए। दरअसल वह शहर में पली बढ़ी है, इसलिए उसका बर्ताव थोड़ा ऐसा है। धीरे धीरे वह इस घर के सभी संस्कार सीख जाएगी। अरे बहू, कितनी समझदार और सुलझी हुई है तू। तेरे अंदर कितने सारे संस्कार हैं। काश तेरे आधे संस्कार भी प्रीति के अंदर होते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। कौशल्या गुंजन को आशीर्वाद देती है। ये सब प्रीति अपने कमरे में से झांककर देख रही होती है और अपने मन ही मन कहती है, अरे जिसे देखो वह सिर्फ गुंजन की तारीफ करता रहता है। आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है जो मेरे अंदर नहीं है? मैं सब जानती हूँ। गुंजन ऐसा घर वालों को अपनी ओर खींचने के लिए करती है। एक तरफ प्रीति अपनी हरकतों की वजह से घर वालों की बातें सुनती, तो दूसरी तरफ गुंजन अपने संस्कारों के पीछे सबके मुंह से तारीफ सुनती, जिसके चलते प्रीति को बहुत गुस्सा आता है। एक दिन अचानक से उसकी सास कौशल्या की तबीयत खराब हो जाती है। वो दर्द में तड़प रही होती है। अरे माँ जी, ये क्या? आपको तो बहुत तेज बुखार है। गुंजन अपनी सास के बिना बोले ही उसके हाथ पैर दबाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ प्रीति अपनी कमरे में अपने आप से कहती है, इस घर में कोई भी मुझे कुछ नहीं समझता। सब तो गुंजन दीदी की तारीफ करते रहते। इससे अच्छा होगा कि मैं अपने पति को लेकर यहाँ से शहर रहने चली जाऊँ। प्रीति राघव को किसी तरह मना लेती है, जिसके बाद वो जाने से पहले अपनी सास को बताने जाती है। कितनी अजीब बात है, आज तो मैं अपने पति के साथ ये घर छोड़कर जा रही थी, क्योंकि मेरी सास की तो सिर्फ एक ही बहू है जो बहुत संस्कारी है।
तो फिर मेरा इस घर में क्या काम? लेकिन आपको इस तरह बीमारी का बहाना लेकर एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके बेटे को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। रुक जाओ प्रीति, ऐसा मत करो। माँ जी को तुम्हारी और राघव जी की जरूरत है। प्रीति किसी की नहीं सुनती और वो राघव को चलने के लिए कहती है। अगर आज आप मेरे साथ नहीं चले तो मैं यहाँ से अकेले ही चली जाऊंगी। फैसला आपके हाथ में है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी माँ को तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। आज मेरी माँ को मेरी जरूरत है। तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकती हो। प्रीति गुस्से से सामान उठाती है और घर से निकल जाती है, जिसके बाद वो सड़क पर रोते हुए चलने लगती है। मेरी सास और मेरी जेठानी की वजह से आज मेरे पति ने भी मुझे छोड़ दिया। अरे ये सब लोग सिर्फ गुंजन दीदी की ही तारीफ करते हैं, किसी को भी मेरी परवाह ही नहीं है। प्रीति ऐसा सोचते हुए चल ही रही होती है कि पीछे उसकी सास उसको आवाज लगाने लगती है। बहू, बहू कहाँ जा रही है? रुक जा। अरे बहू मेरी बात मान, देख मेरी तबीयत ठीक नहीं है, रुक जा। तुझे कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा पीछा मत कीजिए माँ जी। मैं अब उस घर में नहीं रह सकती जहाँ कोई मुझे कुछ नहीं समझता। प्रीति ऐसा कह ही रही होती है कि तभी अचानक से कौशल्या के सामने एक बहुत तेजी से कार आती है, जिससे कौशल्या का एक्सीडेंट हो जाता है। ये सब देखकर प्रीति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो तुरंत अपनी सास कौशल्या को हॉस्पिटल लेकर जाती है। एक्सीडेंट के दौरान कौशल्या को कई सारी चोट लग जाती है। ये सब देखकर प्रीति को रोना आता है और वो अपनी सास से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया और आपको अपने पीछे भगाया। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, फिर भी आप मुझे रोकने के लिए आई और मेरे चलते आपको कितनी सारी चोट भी लग गई। अरे बहू, तू ऐसा कैसे सोच सकती है कि तू उस घर की बहू नहीं है? अरे जब राघव तुझे शादी करके घर में ले आया था तभी मैंने तुझे अपनी बहू मान लिया था और तुझे मैं गुंजन की तरह संस्कारी बनाना चाहती थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं माँ जी, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो। हमेशा मैंने कई सारी गलती की है, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं आपको एक संस्कारी बहू बनकर दिखाऊंगी। कौशल्या प्रीति को गले से लगा लेती है। दोनों सास बहू रोने लगती हैं, जिसके बाद से प्रीति को अपनी सास के लिए संस्कारी बहू बनने की पूरी कोशिश करती है। देखते ही देखते प्रीति के अंदर काफी सारे बदलाव आ जाते हैं, जिसके बाद वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।